हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने वो सीरीज चालू किया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एमकॉम सेमेस्टर 4 का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसमें से हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का भी नेक्स्ट हम सेशन देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट एक्चुअली टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, हमने ऑलरेडी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसके प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस चैप्टर में से, इस एक्चुअली सब्जेक्ट में से। ओके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूँ, उसमें भी 8-9 प्रॉब्लम्स है। तो अभी हम प्रॉब्लम नंबर 3 फर्स्ट देखने वाले हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ओके, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो। और आपके जो अदर फ्रेंड्स रहेंगे तो उस उनको ये एक्चुअली लिंक एक्चुअली शेयर कर दो, तो उनको भी एक्चुअली सॉल्यूशंस पता चलेगा कि क्या है क्वेश्चन बैंक में, से सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया हुआ है, लेकिन वो आंसर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो वो एक्चुअली आपको इससे पता चलेगा। ओके, तो आपके जो अदर फ्रेंड्स रहेंगे वो शेयर कर दो उसमें। ओके, आपके कभी कॉलेज के ग्रुप में, आप कभी आप ग्रुप में कभी मैसेज सेंड कर सकते हो, तो ये वीडियो आप सेंड कर दो। ओके, तो सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी इसमें क्या है एक्चुअली, नॉर्मली हमने अभी तक जो भी प्रिपेयर किया है वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो होल्डिंग कंपनी रहेगी तो उसको एक्चुअली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी उन दोनों का मिलाकर टोटल जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो प्रिपेयर करना कंपलसरी रहता है। ओके, तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे, देखने का हमें। ओके, इसमें हमें आपको पूछा भी उतना ही है एक्चुअली, ज़्यादा कुछ आपको ये देखिए यहाँ पर जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रॉब्लम ऐसे दिए हुआ है कि उसमें आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको उस प्रॉब्लम में इस तरह से दिया हुआ है कि आपको जो बेसिक जो वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं, जो बेस जो हम निकालते हैं उतना ही पूछा है एक्चुअली, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोला है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए कैलकुलेट कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नेम एक्चुअली चेंज हो गया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अभी बोलते हैं एक्चुअली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब एक्चुअली उसका नाम खाली चेंज कर दिया है, लेकिन बाकी का सभी कंसेप्ट सेम ही है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब क्या, अभी होल्डिंग कंपनी समझो, होल्डिंग कंपनी जो है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेस करती है। ओके, शेयर्स परचेस करती है, इसकी वजह से उसको वोटिंग पावर आ जाता है, तो इसकी वजह से मैक्सिमम जो कंट्रोल है सब्सिडरी कंपनी पे तो होल्डिंग कंपनी करती है। होल्डिंग कंपनी कब होती है, कभी वो 51% और मोर कभी शेयर कैपिटल कभी परचेस करती है, तो ही वो होल्डिंग कंपनी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी दिखा है ये एच लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी है और ये एस लिमिटेड है सब्सिडरी कंपनी है। ओके, यहाँ पर देखिए होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट में आपको दिख रहा है कि एस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, मतलब ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, कितने इन्वेस्टमेंट है, 60% इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये जो 2 लाख के शेयर्स है ना, उसमें से 60% मतलब 1,20,000 के शेयर्स किसके होल्डिंग कंपनी ने परचेस किए हुए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट में दिखेगा, होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट में वो दिखेगा उसका कॉस्ट प्राइस इन्वेस्टमेंट का, और शेयर कैपिटल में सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैपिटल में शेयर्स रहेंगे वो। ओके, हम जब एक्चुअली बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो ये दोनों चीज़ें हम लिखते नहीं है, मतलब सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस है ना, वो हम एक्चुअली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करते। सेम सिचुएशन जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हम कंसिडर नहीं करते। ओके, मतलब हम लिखते नहीं है, वो इंटर कंपनी ओनिंग हो गया। ओके, एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट है तो दूसरे कंपनी के शेयर है, तो इंटर कंपनी ओनिंग हो गया। इसकी वजह से हम जब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करेंगे तो कंबाइन मतलब एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, दोनों कंपनी का मिला के एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो उस टाइम पे ऐसे नहीं हो सकता ना कि दो कंपनी है लेकिन हम उसका एक ही बैलेंस शीट बना रहे हैं, मतलब दोनों मिला के एक ही, मतलब दोनों मिला के एक ही कंपनी वो हो रही है। ओके, इसकी वजह से खुद के ही शेयर्स और खुद ने ही परचेस कर दिया, तो ऐसे नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि हम एक ही बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, तो एक ही बैलेंस शीट में हम भी शेयर कैपिटल भी दिखा रहा है और इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे खुद के शेयर्स हमने परचेस कर दिया और हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता।
ओके, तो इसकी वजह से जो इंटर कंपनी, ये इंटर कंपनी ओनिंग हो गया, तो इसकी वजह से हम लेते नहीं है। ओके, और वैसे बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटर कंपनी ओनिंग में आते हैं, मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स रहते हैं, एक के डेटर्स रहते हैं, दूसरे के क्रेडिटर्स रहते हैं, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल रहते हैं, ओके, डिबेंचर्स रहते हैं, ओके, अलग बहुत सारी चीज़ें रहती है वो जो उसमें एक्चुअली आ सकते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें रहती है वो हम इलिमिनेट कर देते हैं, जो इंटर कंपनी ओनिंग रहेगा ना वो इलिमिनेट हम कर देते हैं। और दूसरी और एक चीज़ रहती है जो अनरियलाइज प्रॉफिट रहता है, मतलब एक ने परचेस कर दिया दूसरे से गुड्स, ओके, लेकिन गुड्स परचेस करने के बाद वो गुड्स एक्चुअली स्टॉक में रह गया, ओके, मतलब एच लिमिटेड ने एस से गुड्स परचेस किया हुआ है तो एच के स्टॉक में वो गुड्स रहेगा, ओके, और एस ने कुछ प्रॉफिट पोर्शन से वो सोल्ड कर दिया होगा, ओके, उसमें एक्चुअली गुड्स सोल्ड करते समय वो कॉस्ट बेसिस पे नहीं सोल्ड करेगा, ओके, तो इसकी वजह से समझोगा कि 20% का भी प्रॉफिट है। तो 100 रुपये का गुड्स उसने 100 रुपये उसका सेलिंग प्राइस था, एच ने परचेस कर दिया, तो एच ने स्टॉक में उसको 100 रुपया बताया है, स्टॉक में उसको बताते समय 100 रुपया लिख दिया, लेकिन एक्चुअली वो प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 80 रुपीज़ था, ओके, तो खुद के कंपनी ने खुद को सोल्ड कर दिया और 20% प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, जब हम कंबाइन स्टेटमेंट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे तो खुद ये दोनों कंपनी एक ही हो जाएंगे ना, तो इसकी वजह से जो इंटर कंपनी ओनिंग की वजह से जो अनरियलाइज प्रॉफिट रहता है वो भी हमें इलिमिनेट करना पड़ता है। ओके, ये एक्चुअली अभी हम एक्चुअली क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें आपको सभी मालूम रहनी चाहिए एक्चुअली, लेकिन अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी सॉल्व कैसे करते हैं, आप बताता हूँ। अभी हम पूरा कभी वो टॉपिक का कभी एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसकी वजह से मैं अभी आपको डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट ही यहाँ पर बताया पूछा है एक्चुअली, कैपिटल प्रॉफिट निकाल, ये एकदम बेसिक है। हमें पहले हमें एक्चुअली होल्डिंग कितना है, मतलब एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में कितना शेयर्स परचेस किया हुआ है, कितना होल्डिंग है उसमें, ओके, वो हम पहले निकालेंगे। उसके बाद में हम कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद में रेवेन्यू प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वहाँ पर हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से उतनों की उस एच लिमिटेड को क्या क्या मिला वो हम काउंट करते हैं, मतलब वैल्यू क्या है, कॉस्ट कितना है और वैल्यू क्या है, उसमें से डिफरेंस हम निकालते हैं, वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व रहता है। कभी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कभी ज़्यादा है और वैल्यू कम है तो गुडविल हो जाएगा, उसको परचेज गुडविल बोलते हैं, ओके, और जब वैल्यू कम है और कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ओके। और लास्ट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ओके, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये हम निकालेंगे, ओके, ये बेसिक है सभी। और उसके बाद में एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ओके। देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालेंगे। अभी यहाँ पर एच लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी कौन सी है, एच लिमिटेड, ओके, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में कितने शेयर्स परचेस किए हुए हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 60%, यहाँ पर एक्चुअली परसेंट है, डायरेक्ट दिया हुआ है 60% है, तो नॉन कंट्रोलिंग जो इंटरेस्ट है, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ये कितना रहेगा, 40% रहेगा, ओके, और यहाँ पर 100% निकलेगा, ये हमें हर बार निकालना पड़ता है, ये परसेंट में है एक्चुअली, ओके, ये परसेंट में इंफॉर्मेशन है और परसेंट में दिया हुआ है, उसमें से हम शेयर्स निकालेंगे, शेयर्स कितने रहेंगे, ये एस लिमिटेड में परचेस किया हुआ है 60% शेयर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 2000 शेयर्स है, देखिए 100 रुपीज़ का पर शेयर है, 2 लाख डिवाइड बाय 100, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं टोटल 2000 शेयर्स है, उसमें से कितने शेयर्स परचेस किए हैं एच लिमिटेड ने 60%, मतलब 2000 के 60%, देखो 1260% हो गए, ओके, और अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना रहेगा, रिमेनिंग 40% रहेगा, तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2000 में से 1200 चले गए तो आ गया 800, नहीं तो 40% निकालो 2000 के तो भी आ जाएगा 800, ओके, तो ये टोटल हमारा पहले हमारा होल्डिंग आ गया, मतलब कितना परसेंट होल्डिंग है एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में, तो कितना परसेंट होल्डिंग है 60%, ओके, 60% होल्डिंग है। उसके बाद में हमें निकालने का है एक्चुअली, हमें उसके बाद में निकालने का है कैपिटल प्रॉफिट, ओके, हमें एक्चुअली कैपिटल प्रॉफिट हमें निकालने के, देखिए हमें 4 चीज़ें बोला है निकालने के लिए, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी माइनॉरिटी की इंटरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन उसको अभी नया नाम है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ओके, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो पहले हम कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे, ओके, पहले कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या है, कैपिटल प्रॉफिट मतलब जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी एक्वायर्ड कर दी तो उस स्टेट को जितना प्रॉफिट था कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, वो प्रॉफिट मतलब है कैपिटल प्रॉफिट। क्यों कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें होल्डिंग कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया हुआ है,
वो एक्वायर करने से पहले वाला प्रॉफिट है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, और एक्वायर करने के बाद वाला जो प्रॉफिट रहेगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर देखिए शेयर कब एक्वायर किए एच लिमिटेड ने, एस लिमिटेड में कितने, 1 अप्रैल 2019 को एक्वायर कर दिए, मतलब करंट ईयर के बिगिनिंग ऑफ ईयर को एक्वायर किए। तो करंट ईयर के बिगिनिंग ऑफ ईयर को जो रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एच लिमिटेड एक्वायर द शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन विच डेट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड द बैलेंस ऑफ ₹40,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस है 40, अभी कितना बैलेंस है 40,000। ओके, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर को कितना बैलेंस था 40,000, मतलब शेयर्स एक्वायर कर दिए उस दिन को। एंड पीएनएल में कितना बैलेंस है 8,000 है। ओके, अभी जनरल रिजर्व में अभी कितना बैलेंस है 50,000, अभी कितना बैलेंस है 50,000 है, मतलब 10,000 करंट ईयर को बढ़ गया, और ये 8,000 का 35,000 हो गया, मतलब 27,000 बढ़ गया। ओके, तो इस प्रकार से एक्चुअली हमें बिगिनिंग ऑफ ईयर को कितना बैलेंस है, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर नहीं, जब शेयर एक्वायर्ड कर दिए तो उस दिन को कितना रिजर्व एंड सरप्लस था वो हमें निकालने का है। ओके, जितना रिजर्व एंड सरप्लस था वो हमारा रहेगा कैपिटल प्रॉफिट। ओके, और एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसलेनियस लॉसेस भी है करंट प्रॉब्लम में, ये 6,000 रुपीज है, ये हमें लेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये लॉसेस है, ये इनकम रहते हैं, मिसलेनियस इनकम है, ये इनकम है, मिसलेनियस इनकम नहीं, ये हमारा इनकम है, मतलब रिजर्व है, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस है ये। ओके, मतलब हमें पास्ट में रिसीव हुआ जो प्रॉफिट है वो हमारा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ओके, और ये हमारा लॉसेस है, तो लॉसेस हम उसमें से हम माइनस कर देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम उसमें से माइनस कर देंगे, ये जो प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे। ओके, तो ये जो प्रॉफिट है ये करंट ईयर के एंडिंग का है, लेकिन जो शेयर कब एक्वायर किया 1 अप्रैल को एक्वायर किया है, तो उस दिन कितना बैलेंस था वो रहेगा कैपिटल प्रॉफिट। तो उस दिन बैलेंस कितना है, देखिए जनरल रिजर्व में बैलेंस है 40,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40,000। ओके, एंड पीएनएल में कितना बैलेंस है 8,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पीएनएल के सामने 8,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कितना बैलेंस है 6,000, लेकिन ये माइनस में लिख देंगे क्योंकि लॉसेस है। ओके, इसमें -6,000 लिख देंगे। तो हमारा अभी इसका कभी हम तीनों का जब टोटल करेंगे तो हमको आएगा, ये हम टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए आ गया, ये कैपिटल प्रॉफिट आ गया। तो अभी ये कैपिटल प्रॉफिट में से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एच लिमिटेड का शेयर एंड एस लिमिटेड का शेयर हम यहां से निकालेंगे। देखिए 42,000 ये टोटल कैपिटल प्रॉफिट है, लेकिन उसमें एच लिमिटेड का शेयर कितना है, एच लिमिटेड का शेयर कितना है 60%, तो आ रहा है 25,200। ये निकाल के रखने का हर बार, क्योंकि ये हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो ये निकालना जरूरी रहता है। तो इसकी वजह से जब हम कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो हर बार ये उसमें से एच होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर कितना है, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कितना है। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं बोलते एक्चुअली, लेकिन प्रॉब्लम में यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन उसको अभी नाम क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब होल्डिंग कंपनी के शेयर छोड़कर एस लिमिटेड में जो शेयर होल्डर के शेयर्स है वो शेयर्स, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब अभी ये 800 शेयर्स है, ये दूसरे पर्सन, ये होल्डिंग कंपनी के नहीं है, मतलब ये दूसरे कोई तो जनरल पब्लिक है, अदर कोई पर्सन है, तो वो हम बोलेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, और अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना शेयर है 40%। ओके, तो आ रहा है 16,800, देखो टोटल आ रहा है कैपिटल प्रॉफिट 42,000। ओके, उसका हम बाइफर्केशन कर दिया कि ये कैपिटल प्रॉफिट में एच लिमिटेड का कितना शेयर है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना शेयर है। ओके, देखिए अभी 42,000, हमें आंसर देखते हैं, ये देखिए 42,000। ओके, दिया हुआ आंसर 42,000, वो मैच हो रहा है हमारा। अभी देखते हैं बाद में रेवेन्यू प्रॉफिट। अभी रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या, करंट ईयर को कितना प्रॉफिट मिला है, मतलब शेयर्स एक्वायर्ड करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट मिला है वो हमें कंसिडर करने का है, वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा। ओके, तो शेयर एक्वायर्ड करने के बाद कितना प्रॉफिट मिला है, देखिए जनरल रिजर्व में ओरिजिनल बैलेंस कितना था 40,000, अभी कितना है 50,000, मतलब 10,000 बढ़ गया, तो इसकी वजह से जनरल रिजर्व आ गया 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओरिजिनल बैलेंस कितना था 8,000, अभी कितने 35,000, मतलब कितने से बढ़ गया 35,000 माइनस 8,000, मतलब 27,000 से बढ़ गया। ओके, तो ये दोनों हमारा बैलेंस अभी ये आ जाएगा हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट 37,000। अभी सेम सिचुएशन रेवेन्यू प्रॉफिट में एच लिमिटेड का शेयर कितना और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर कितना, एच लिमिटेड का 60% आ जाएगा। देखिए ये 37,000 इंटू 60%,
एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 40%, मतलब 37,000 के 40%, ओके, उसका टोटल 37,000। ओके, इस प्रकार से हमें ये रेवेन्यू प्रॉफिट भी हम निकालेंगे। ओके, रेवेन्यू प्रॉफिट का भी आंसर देखते हैं। देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट है 37,000। ओके, अभी उसके बाद में हमें निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कि कितना इन्वेस्टमेंट किया। ओके, जो होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं एक्चुअली। ओके, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसमें ये हम प्रिपेयर करते समय हम गुडविल निकालते हैं और कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। मतलब कभी कभी वहाँ पर एक्चुअली गुडविल आता है और कभी कभी एक्चुअली वहाँ पर कैपिटल रिजर्व आता है। मतलब इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है, ज़्यादा खर्चा किया हुआ है लेकिन कम मिला तो गुडविल आ जाएगा, और कम खर्चा किया हुआ है और ज़्यादा मिला तो वहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ओके, उसको परचेस गुडविल बोलते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली पहले हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम निकालते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कितना कॉस्ट है वो हम निकालते हैं। यहाँ पर उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट, मतलब 60% शेयर तो परचेस किया लेकिन कितने को मिला वो शेयर्स, 1,62,400, 1,62,400 को वो शेयर्स मिला हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो वो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी उसमें से हम लेस करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। अभी क्या क्या मिला, ओके, क्या क्या मिला मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने क्या मिला उसमें से। ओके, हमने बाजार में जाकर एक्चुअली आम परचेस कर दिए, मैंगो परचेस कर दिए। ओके, हमने 1 डजन मैंगो ले लिए तो हमें वैल्यू क्या मिला है, 1 डजन आम मिले। ओके, और हमने लेने के लिए कितना हमें अमाउंट पे किया, 500 रुपीज़ हमने अमाउंट पे किया। तो जो अमाउंट पे किया ये आ गया यहाँ पर, ओके, 500 रुपीज़। और हमें क्या मिला, ओके, 12 मैंगोज मिले। ओके, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। हमें वैल्यू क्या मिला, तो 12 मैंगोज मिल गए। तो यहाँ पर अभी क्या क्या मिला है, तो उसमें हमें क्या क्या मिला है, तो पहले 60% शेयर्स मिले हैं एस लिमिटेड में। तो यहाँ पर हम फर्स्ट हम लेस कर देंगे शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल कितने मिले, 60% मतलब कितने मिले, 1,20,000 के शेयर्स मिले। ओके, उसके बाद में कैपिटल प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या, ये कंपनी ने एक्वायर करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल प्रॉफिट। ओके, तो ऑलरेडी क्रिएटेड था। ओके, तो इसकी वजह से ये उसका एच लिमिटेड का शेयर देखने का, एच लिमिटेड का शेयर कितना है 25,200, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा 25,200। ओके, ये दो चीज मिला है। ओके, ये दो चीज मिला है तो वो दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ पर। इतनी हमें वैल्यू मिली है। ओके, 1,62,400 हमने पे कर दिया, कॉस्ट हमारा है, और हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हैं 1,45,200, मतलब हमने ज़्यादा अमाउंट पे किया हुआ है। और जब ज़्यादा अमाउंट पे किया रहेगा तो यहाँ पर क्रिएट होगा गुडविल, यहाँ पर गुडविल क्रिएट होगा क्योंकि हमने ज़्यादा अमाउंट पे किया हुआ है। कभी हमने कम अमाउंट कभी पे कर दिया होता था ना, तो हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व मेंशन करते हैं। मतलब यहाँ पर समझो अमाउंट कभी 2 लाख रुपीज़ आता था तो यहाँ पर 37,600 का कैपिटल रिजर्व आता था। ओके, कैपिटल रिजर्व आता था क्योंकि हमने वैल्यू ज़्यादा मिला है और हमारा कॉस्ट कम है तो वहाँ पर कैपिटल रिजर्व आएगा। और जब कॉस्ट ज़्यादा है और वैल्यू कम है तो हमारा गुडविल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया गुडविल। ओके, ये गुडविल हमारा क्रिएट हो गया, ये गुडविल आ गया। ओके, कितना 17,200 का गुडविल क्रिएट हो गया। ओके, और देखिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है तो उसमें देखिए गुडविल 17,200, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने गुडविल निकाल लिया 17,200। यहाँ पर गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों में से कोई तो एक आता है। ओके, अभी लास्ट हमें बोला है, फिफ्थ क्या बोला है, मतलब फोर्थ एक्चुअली पूछा है, क्या पूछा है उन्होंने, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर अभी उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, अभी उसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही मेंशन करता हूँ। ओके, पहले उसको क्या बोलते थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे, इसकी वजह से वहाँ पर एक्चुअली माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखा हुआ है लेकिन हमें
हमें अभी कैलकुलेट करते समय क्या लिखने का है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, मतलब जो होल्डिंग कंपनी के अलावा जो शेयर होल्डर है तो उनका क्या क्या है इसमें। तो पहले क्या रहेगा, शेयर कैपिटल, उसके बाद में कैपिटल प्रॉफिट का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर, उसके बाद में रेवेन्यू प्रॉफिट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर। ओके, ये तीन चीजें रहेगा। तो देखते हैं शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल कितना रहेगा। देखो, होल्डिंग कंपनी का 1,20,000 का शेयर, 1,200 शेयर है, एनआईसी के शेयर कितने, एनसीआई के शेयर कितने 800, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के शेयर कितने 800, मतलब 800 इंटू 100, 80,000 रुपीज के शेयर कैपिटल है। नेक्स्ट कैपिटल प्रॉफिट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर, कैपिटल प्रॉफिट में शेयर कितना है 16,800। ओके, कैपिटल प्रॉफिट में शेयर कितना है 16,800। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर कितना है 14,800, 14,800। ओके, तो इसका टोटल हम कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे लेकिन अभी उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, अभी ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारा आ गया 1,11,600। देखिए आंसर 1,11,600, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब ही नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, तो ये अभी सभी हमने आंसर निकाल लिया। उसके बाद में एक्चुअली ये अभी इतना, ये एक्चुअली वर्किंग नोट हो गया। एक्चुअल जो प्रॉब्लम आता है ना एग्जाम में, कभी 20 मार्क्स को आता था, 15 मार्क्स को जो प्रॉब्लम आता था ना, ये पूरा हमारा वर्किंग नोट तैयार हो गया। अभी ये वर्किंग नोट तैयार करने के बाद इसको भी मार्क्स रहता है, मतलब इसको भी मार्क्स रहता है। अभी एक्चुअली ये 10 मार्क्स को आया हुआ है, ये निकालने के लिए 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है ये। ओके, और उसके बाद में हमें प्रिपेयर करने को रहता है, स्टेटमेंट में हमें प्रिपेयर करने को रहता है, कंसोलिडेट मतलब बैलेंस शीट पे हमें प्रिपेयर करने की रहती है। तो ये सभी हम चीज़ें यूज़ करेंगे और बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर देंगे। ओके, लेकिन अभी आगे तो पूछा नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पर मैं हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, यहाँ पर हमारा सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि उतना ही पूछा है। कैपिटल प्रॉफिट निकाल लिया, रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया और माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकाल दिया। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। पहला प्रॉब्लम था थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा हो गया क्योंकि थोड़ा बहुत आपको जो कंसेप्ट था मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इतना कुछ डिटेल में बता नहीं सकता था क्योंकि अभी हम एग्जाम का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा, इसकी वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा उसका कंसेप्ट खाली बताया हुआ है कि हमें पहले कैपिटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैपिटल प्रॉफिट मतलब शेयर एक्वायर करने के पहले वाला प्रॉफिट। उसके बाद में हमें रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने का, रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब शेयर एक्वायर करने के बाद वाला प्रॉफिट। ओके, और हमें होल्डिंग निकालने का था, वो पहले निकालते। तो होल्डिंग मतलब होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में कितना % शेयर होल्डिंग है वो हमें निकालने का था, वो हमने पहले निकाल लिया। उसके बाद में हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने का रहता है, मतलब वहाँ पर गुडविल है, कैपिटल रिजर्व है, मतलब हमने कॉस्ट कितना है और हमें कितना वैल्यू मिला, उसमें जो डिफरेंस रहेगा वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व रहेगा। ओके, वो हमने निकाल लिया। और फाइनली हमने निकाल लिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। ओके, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। इस प्रकार से हमने एक्चुअली ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, ये पार्ट 1 था, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक का। ओके, प्रॉब्लम नंबर हम 3 देख रहे हैं। ओके, ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके ये वीडियो अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।